नमस्कार। आज नेपाल के सामने पैदा हुए आर्थिक संकट पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि नेपाल में पैदा हुई आर्थिक संकट श्रीलंका से किस तरह से अलग है या फिर नेपाल श्रीलंका की राह पे चल रहा है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न लेंगे कि क्या नेपाल चीन के ऋण जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार है, और तीसरा प्रश्न कि क्या भारत नेपाल का सहयोग करेगा, क्योंकि हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई और इस यात्रा के दौरान नेपाल के अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा हुई है और भारत ने भी नेपाल को, दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन तीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या नेपाल में श्रीलंका की तरह आर्थिक हालात पैदा हुए हैं। लेकिन नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा कह रहे हैं कि नेपाल की तुलना श्रीलंका से करना नहीं चाहिए और इस बात पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। उनका कहना है कि नेपाल के पास अगले कुछ महीनों सालों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है जिससे वो आयात कर सकते हैं, लेकिन नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है और यह कमी लगातार आते आते 9.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसके बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। अगर नेपाल के वित्त मंत्री की बात को माने कि नेपाल में सब कुछ सही है, तो फिर केंद्रीय बैंक के गवर्नर को क्यों बर्खास्त किया गया और लगातार नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में क्यों कमी आ रही है। देखें तो चालू वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटा 2 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि इस वर्ष के समाप्ति यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति ये 18 अरब डॉलर के पास पहुंच जाएगा। साथ ही विदेशी कर्ज की अदायगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समस्या बनी हुई और यही वजह है कि नेपाल में लगातार वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो रही है। इन तमाम तरह के समस्या के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे और इसमें चीन की क्या भूमिका रही है, इस पर चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे क्या सिर्फ चीन के ऋण के वजह से ही नेपाल, श्रीलंका या अन्य देशों में इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। देखें तो चीन के ऋण जाल में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल तीनों है। चीन की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल शामिल, अर्थात इन्होंने इस परियोजना के अंतर्गत चीन से ऋण ली है। इसके अतिरिक्त तीनों देशों ने कर्ज आधारित विकास परियोजना के लिए चीन से ऋण लिया, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अतिरिक्त कई अन्य परियोजनाओं के लिए भी चीन से बड़े पैमाने पे कर्जा लिया है और वर्तमान समय में तीनों देशों के सामने समस्या है कि वो इन कर्जों की अदायगी उन्हें विदेशी मुद्रा भंडार में करना है। लेकिन यदि देखें श्रीलंका के पास, उन्होंने स्वयं को एक तरह से दिवालिया घोषित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि उनके पास ऋण भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी ऋण लेकर के ऋण चुकता कर रही है और उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती। जब तक उन्हें ऋण के लिए ऋण मिलता रहेगा तब तक उनकी अर्थव्यवस्था आगे चलते रहेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद हो सकता है कि उन्हें ऋण मिले, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऋण का प्रयोग सही तरीके से हुआ इन दिनों में, क्योंकि कई विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यदि इन तीनों देशों ने चीन के ऋण का सही प्रयोग किया होता तो ये चीन के ऋण जाल में नहीं फंसते। मसलन यदि श्रीलंका के बारे में बात करें तो हम्बनटोटा में यदि बंदरगाह के निर्माण की जगह यदि कोलंबो में बंदरगाह का निर्माण करते तो फिर श्रीलंका आज चीन के ऋण जाल में नहीं होता। कोलंबो में बंदरगाह होने से श्रीलंका को आय भी होती। अब प्रश्न है कि क्या नेपाल चीन की राह पर है? विदेश मंत्री वहां के इनकार कर रहे हैं। अब आते हैं कि इस तरह की समस्या पैदा क्यों हुई। देखिए तो सबसे इसके जड़ में है कोविड, और कोविड ने विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था के सामने संकट पैदा किया, जिसमें कि दक्षिण एशिया के देश भी शामिल है। और इसके वजह से जहां पर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था थी जैसे कि श्रीलंका और नेपाल में, वहां पर विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई और इन दोनों देशों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था विदेशी पर्यटकों का। जहां लेकिन कोविड की वजह से लगातार 2 साल कोविड की वजह से विदेशी पर्यटकों की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। उसके बाद देखें तो हाल के महीनों में वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई, जिसके वजह से इन देशों को का आयात खर्च बढ़ गया है। स्वाभाविक है कि जब जहां पेट्रोलियम पदार्थ
या विशेषकर कच्चे तेल $70 पे थे, आज $100 के आसपास है। तो इन देशों के आयात खर्च में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ देखें तो विदेश से आने वाले जो रेमिटेंस होते हैं और निवेश, उसमें भी नेपाल में गिरावट आई है, और ये गिरावट आते आते 4.5 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। उसके बाद कोविड महामारी के दौरान बैंकों ने बड़े पैमाने पर ऋण दिए थे, और ये ऋण की वापसी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तो आंतरिक स्तर पर जिस तरह से वित्त का मिसमैनेजमेंट हुआ, वो भी नेपाल के आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण रहा। कोविड के दौरान नेपाल सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो है आधारभूत संरचनाओं के विकास में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया, लेकिन उसके तुलना में नेपाल सरकार के आय में वृद्धि नहीं हुई। तो एक देश जिसका व्यय अधिक हो रहा है और आय में कमी आ रही है, तो स्वाभाविक है उसका वित्तीय संतुलन गड़बड़ाएगा ही। एक तरफ भुगतान संतुलन गड़बड़ाई थी, दूसरी तरफ उसके आंतरिक स्तर पर भी राजस्व घाटे में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। उसके बाद देखें तो निर्यात की तुलना में जब कोविड की समाप्ति हुई, तो निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से वृद्धि हुई, विशेषकर महंगी एवं लग्जरी वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई, और जिसके वजह से इनको अतिरिक्त डॉलर का भुगतान करना पड़ा। वर्ष 2016 और 19 के बीच में डीजीपी और कर का अनुपात 25.1% पे था, जो बढ़ करके 41.4% पे पहुंच गया। ये प्रतिशत बढ़ना बताता है कि नेपाल ने बड़े स्तर पर कर्ज लिए हैं, और जिस वजह से डीजीपी और कर का अनुपात इस तेजी से बढ़ा। हालांकि बहुत सारे देशों में डीजीपी कर अनुपात 40%, 50% के बीच है, लेकिन उन्होंने कर्जों का सही प्रयोग किया। जैसे बांग्लादेश, उन्होंने विदेशी कर्जों का प्रयोग उत्पादन के क्षेत्र में किया। एक और वजह है नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण घरेलू और विदेशी निवेश में लगातार कमी होती गई है। विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्रोत होता था विदेशी निवेश। अब इन सब कारणों को मिला दें तो पता चलता है कि चीन के ऋण के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पर समस्याएं पैदा हुई है। अगर हम बात करें, यदि नेपाल बांग्लादेश की तरह या श्रीलंका बांग्लादेश की तरह चीन के ऋण का सही प्रयोग करती, तो इनके सामने इस तरह के आर्थिक समस्याएं नहीं होती जो आज दिखाई दे रही है। अब है कि हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे, और इस यात्रा के दौरान नेपाल के अर्थव्यवस्था पर बृहद स्तर पर चर्चा हुई, और भारत की तरफ से इस बात का आश्वासन किया गया कि नेपाल में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं या फिर नेपाल सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं में भारत सरकार निवेश भी कर सकती है और उन्हें आर्थिक अनुदान भी दे सकती है। अब प्रश्न है कि इससे नेपाल को आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलेगी। पहली बात है कि जिस तरह से देख रहे हैं कि नेपाल सरकार खुद अपने स्तर से आर्थिक समस्या से निपटने की तैयारी कर रही है। इसमें जैसे कि विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन ये प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं लगाया गया। कहा गया कि विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयात में 50% की कमी लाई जाएगी, लेकिन जो निर्यातक होंगे उन्हें पहले ही इसका भुगतान करना होगा। लेकिन फिर भी यदि 50% की ही कमी आती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ के कुल आयात में 14% हिस्सेदारी लगभग पेट्रोलियम पदार्थ की होती है, और इस वजह से कहा जाता है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में कमी आएगी तो उसके आयात बिल में कमी आएगा, और इससे हो सकता है कि भुगतान संतुलन कुछ बेहतर हो सके। इसके साथ साथ घरेलू उत्पादन में वृद्धि, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और निर्यात बढ़ाया जा सके, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था में अधिकांश आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो आयात की जाती है। इसलिए घरेलू उत्पादन पर ध्यान देने का प्रयास किया, और साथ ही राजस्व कितने तरह से बढ़ाया जा सकता है। नेपाल सरकार ने विदेश में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वो अपने खातों में डॉलर जमा करें, क्योंकि नेपाल के सामने विदेशी मुद्रा की एक गंभीर समस्या है, और इस गंभीर समस्या को देखते हुए उन्हें लगता है कि नेपाल के जो लोग विदेश में रह रहे हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोग नेपाल के विदेश में रहते हैं, यदि उन लोगों के द्वारा अपने खाते में डॉलर जमा की जाती है तो नेपाल सरकार के पास डॉलर की जो कमी होते जा रही है उसमें कमी आएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि चीन से कर्ज लेने की नीति को नेपाल छोड़ रही है। इसके साथ साथ नेपाल में चल रहे चीन के परियोजना को रद्द करना आरंभ कर दिया है,
और इसीलिए कहा जाता है, इसमें हम चर्चा में शामिल थे कि क्या नेपाल चीन के ऋण जाल से बाहर निकलना चाहता है, तो इसका पहला संकेत नेपाल ने दे दिया। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से परियोजनाएं रद्द हो रही हैं, इसके साथ ही BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का नेपाल ने संकेत दिया। एक तरह से नेपाल ने ये चीन के पास सामने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें चीन से ऋण नहीं चाहिए, यदि अनुदान दे सकते हैं या आर्थिक सहायता दे सकते हैं तो इसके लिए नेपाल तैयार है। साथ ही नेपाल से चीन लेने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा हुई थी और इस नेपाल यात्रा के समय नेपाल की तरफ से स्पष्ट किया गया कि नेपाल चीन से अब ऋण लेने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ ही नेपाल में चल रहे कई चीनी परियोजनाओं को रद्द करने का काम आरंभ हो चुका है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया गया है। साथ ही नेपाल ने चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से बाहर निकलने का संकेत दिया। अब देखते हैं कि आर्थिक सहायता के तौर पर भी अमेरिका और भारत जैसे देश सामने आ रहे हैं। चीन के तमाम विरोध के बाद नेपाल ने आखिरकार अमेरिका के साथ सहयोग परियोजना को संसद ने मंजूरी दे दी है और यह है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। और BPCPT के दृष्टिकोण से ही पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो एक तरफ अमेरिका का सहयोग आ रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार ने नेपाल के परियोजना में आर्थिक सहायता और अनुदान देने की बात कही है। ऐसे में लगता है कि आने वाले समय में नेपाल अपने अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगी और नेपाल की स्थिति श्रीलंका की तरह नहीं होगी। यदि भारत नेपाल में जिस तरह से पहले नेपाल के ढांचागत सुविधाओं में के विकास में निवेश करता रहा है या फिर अनुदान देता रहा या फिर आर्थिक सहायता देता रहा, यदि इसी आधार पर भारत नेपाल को आर्थिक मदद करता रहा तो नेपाल के सामने श्रीलंका की तरह स्थिति पैदा नहीं होगी। देखना होगा कि नेपाल सरकार ने जो चीन के ऋण जाल से बाहर निकलने का फैसला किया है उसमें वो किस हद तक आगे बढ़ती है और इसी आधार पर भारत की आर्थिक सहायता भी तय होगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि एक तरफ नेपाल चीन के आर्थिक जाल से निकलना चाहता है, दूसरी तरफ वो भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है, तीसरी तरफ देखें तो नेपाल की वर्तमान आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हुई है जिसे कह सके कि वो दिवालिया हो गया है। लेकिन श्रीलंका के सामने जैसी स्थिति है, यदि नेपाल इसी हालात में रहा तो आगे नेपाल में भी श्रीलंका की तरह हालात बन सकते हैं।